बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 6.3 डेंसिटी। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का ये लॉन्ग नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, तो तवज्जो से बैठे पूरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे डेंसिटी को डिफाइन करने से पहले ना बुक जो यहाँ पे दो एग्जांपल्स मेंशन कर रही है ना, वो एग्जांपल्स पहले आप अंडरस्टैंड कर ले। अगर ये एग्जांपल आप समझ लेते हैं तो डेंसिटी की डेफिनेशन आपको 100% क्लियर हो जाएगी। बुक कह रही है जी, इफ़ यू टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। हम यहाँ पे पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये दो बीकर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है, सेम। यहाँ पे भी 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे भी 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का हमने यहाँ पे वाटर लिया स्पीकर में, और इसमें क्या ली, हनी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताएं कि इन दोनों में से किस केस में डेंसिटी ज़्यादा होगी। देखें वॉल्यूम क्या है, सेम, और फिर मैं पूछ रहा हूं बताएं कि किस केस में डेंसिटी ज़्यादा होगी। हनी की डेंसिटी ज़्यादा है या वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है? शाबाश, जल्दी से कमेंट करके बताएं। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करेंगे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब। तो मैस किसका ज़्यादा होगा? आप 1 मीटर क्यूब जितना यहाँ पे हनी लें और यहाँ पे आप वाटर लें, चेक करें, आपको हनी ज़्यादा वजनी लगेगी। तो इसका मतलब फिर उसका मैस ज़्यादा है। उसकी वजह भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, अभी फ़िलहाल ये जहन में रख लें, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी है ना वो ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली क्या है, कम है। तो डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर आपने डिफाइन करना हो तो आप यही कहेंगे कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो एग्जांपल क्लियर होगी। अब यहीं से मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन करता हूँ, फिर हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो डेंसिटी क्या है, ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, बेटे यही प्रॉपर डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन आप लिखेंगे, ठीक है जी। तो अगर 2 नंबर का शॉर्ट आ जाए कि डिफाइन द टर्म ऑफ डेंसिटी, तो आप इसी तरह से डिफाइन कर दीजिएगा। आगे मैथमेटिकली फार्मूला भी बताता हूँ। डेंसिटी को बेटे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो। ये है डेंसिटी का सिंबल, या फिर आप इसकी जगह ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये देख लें और से, ये भी डेंसिटी का सिंबल है। या फिर आप इसकी जगह ऐसे, जैसे पी होता है ना, पी नहीं डालना बल्कि नीचे से उसको थोड़ा सा गोल करना है, ये भी डेंसिटी का सिंबल है। पी तो आपके पास इस तरह से होता है ना, तो ये नहीं बल्कि आपने थोड़ा सा इसको नीचे से गोल करना है, ये भी डेंसिटी का सिंबल है, इसको रो कहते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वही सिंबल आप डेंसिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला इसी डेफिनेशन से करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू बेटे क्या हो जाएगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। बेटे इस तरह से आप इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब इसी चीज़ का सिंबॉलिकली फॉर्म में अगर आप फार्मूला लिखना चाहेंगे तो डेंसिटी को आप रो से शो करते हैं। तो ये देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस का सिंबल क्या होता है, m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का क्या होता है, v। तो इस तरह से भी आपका ये मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आपने डेफिनेशन देख ली, उसकी डिनोशन देख ली, फार्मूला आ गया, एग्जाम्पल आपको समझ आ गई कि वाटर और हनी के केस में अगर वॉल्यूम सेम है तो फिर इस केस में डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हनी जो है वो मोर डेंसर है देन द वाटर, ठीक है। मैथ्स को देखना है ना, फार्मूले में आ जाए। वॉल्यूम अगर सेम है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेंसिटी का मैस के साथ रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। तो जिस केस में मैस ज़्यादा होगा उसी केस में डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब अगली बात जो बुक यहाँ पे कर रही है ना, वो कर रही है बेटे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड में वे ओनली 0.7 ग्राम बट मेड ऑफ आयरन विल बी वे 8.0 ग्राम। वाई इज इट सो? कहते हैं आयरन के केस में वजन ज़्यादा है, जबकि दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स हैं। और जबकि जो वुड है वो आपके पास 0.7 ग्राम है, उसका वज़न ये है। तो इसका मतलब फिर आयरन ज़्यादा डेंसर है ना देन द वुड। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे पहले आसान एग्जांपल मेंशन कर दी है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है 1 मीटर स्क्वायर का, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ये बॉक्स है, 1 मीटर स्क्वायर का ये बॉक्स है, ये वुड का है, ये आयरन का है। तो बताएं किस केस में डेंसिटी ज़्यादा है? तो आयरन के केस में डेंसिटी क्या होगी बेटे, ज़्यादा होगी,
क्योंकि आयरन जो है वो मोर डेंसर है देन द वुड। तो फिर इसी तरह आप ये वाली बात भी कर सकते हैं जो बुक कर रही है कि रिमेंबर, याद रखिएगा, आप यहीं से ये बात भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड है तो उसका वजन कितना है 0.7 ग्राम। मैथ्स का यूनिट ग्राम होता है, वैसे हम इस भाषा में बोलते हैं, वजन की भाषा में जी के साथ बोल सकते हैं। और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है अगर आपका, तो उसका वजन कितना है 8.0 ग्राम। तो अब देखें इस केस में इन दोनों में से किस केस में डेंसिटी ज़्यादा होगी? डेंसिटी ज़्यादा होगी आयरन के केस में। वही बात वो यहाँ पे कर रहा है, और वो आगे से ये भी कर रहा है कि वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है? तो उसकी फिर यहाँ पे हमने वजह बताई है कि बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं, किसी का साइज ज़्यादा है, किसी का साइज कम है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन साइज एंड मैस। भाई डिफरेंट सब्सटेंसेस में मॉलिक्यूल्स का साइज या मैस क्या होता है? डिफरेंट होता है। यही वजह है कि हम वहाँ पे डेंसिटी का फ़र्क बता पा रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस को देखना है ना, तो देखें मैस डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट होगा, और उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज भी डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंस आता है। द इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिंग इज आल्सो डिफरेंट, और वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पेस है वो भी हर सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब अगर यहाँ पे बात करें हनी के केस में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इजीली इधर उधर मूव नहीं कर सकते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ क्लोज है। लेकिन यहाँ अगर वाटर के केस में देखें तो मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है, मतलब वो इजीली मूव कर सकते हैं इसके कंपैरेटिवली। वहाँ थोड़े जुड़े हुए हैं, यहाँ थोड़े नहीं जुड़े हुए, यहाँ पे ज़रा फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर डिफरेंट बिहेवियर है, जिसकी वजह से ये फ़र्क आ पा रहा है। क्लियर है जी? तो ये आपको रीज़न भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। एग्जांपल्स मेंशन कर दी, यहाँ तक ये बुक के जो पैराग्राफ है ना, यहाँ तक ये एग्जांपल्स थी, ये तो बहुत ही आसान थी, आपको समझ आ गई। यहाँ से आगे यहाँ पे डेफिनेशन और फार्मूला है, तो उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे आपको तरतीब से डेफिनेशन समझा दी, उसका मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। अब बेटे यहाँ से आगे चलते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो ऐसे यूनिट आपकी बुक यहाँ पे मेंशन कर रही है, इसी फार्मूले से बना लें। तो मैस का क्या होता है? केजी, तो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम पर यूनिट। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है बेटे? वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो जब वो ऊपर पावर आएगी तो वो हो जाएगी -3। देखें पहले ऐसे लिखें, केजी पर वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम में 3 साइड्स होती है ना, तो उसका यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। सही है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी, ये मीटर क्यूब, नीचे पावर प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो -3। ये भी ठीक है। क्लियर जी? और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर आप मैस और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना चाहें, मैस तो आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ पिछले चैप्टर में, मैस और वेट का कंपैरिजन, उसकी डेफिनेशन, उनके पॉइंट्स, एमसीक्यू, सारा कुछ बताया था। लेकिन यहाँ पे अगर एक लम्हे के लिए आप थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे मैस के लिए कि सॉलिड सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, दैट इज कॉल्ड मैस, और लिक्विड सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आपको जनरली आपको पता ही है कि मैस क्या है? कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलके बनी होती है ना, वो उसका मैस होता है। क्लियर ना? तो बहरहाल इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। लो जी, यूनिट की बात आपको बता दी। अब अदर यूनिट, यहाँ पे अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करें, ये आपका ऐसे यूनिट है, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो उसको आपकी बुक यहाँ पे अदर यूनिट के नाम से मेंशन कर रही है, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। किलो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा ग्राम, और सेंटी यहाँ पे आ जाएगा तो ग्राम सेंटी पर मीटर क्यूब, ये इसका सीजीएस यूनिट बन जाएगा, या कह लें अदर यूनिट बन जाएगा। ठीक है जी, ये भी बुक ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लो जी, उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटी की। तो यहाँ से देखें मैस क्या है? स्केलर, और वॉल्यूम भी स्केलर। तो फिर यहाँ से डेंसिटी जो है ये कौन सी नेचर रखती है बेटे? स्केलर। तो फिर हम कहेंगे डेंसिटी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डेंसिटी क्या है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। लो जी, छोटी छोटी बातें जोड़ते जाएंगे, आपका टॉपिक सेट होता जाएगा, और बैठे बैठे आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। यहाँ तक तो मुझे पता है कि आपकी तैयारी हो गई है, ठीक है ना, हर एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं 2 फार्मूलाएं और डिस्कस करते हैं, और वो यहाँ से होंगे, यानी कि मैस का फार्मूला निकाल लें और यहाँ से वॉल्यूम का फार्मूला निकाल लें, कहीं न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो फार्मूले भी आप 2 याद रखेंगे। यहाँ से पहले बेटे मैं मैस को कैलकुलेट करता हूँ। मैस को कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। So ये डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड मैस।
इसी तरह से यहाँ से अगर वॉल्यूम को फाइंड आउट करना चाहूँ तो वॉल्यूम इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m/ρ बन जाएगा। लो जी, आपका वॉल्यूम का फार्मूला आ गया। तो ये दो फार्मूले भी आपने इक्वेशंस याद रख दिए, ठीक है जी। यहाँ तक सारी कहानी आपको समझा दी है। अब एक छोटा सा MCQ है, अक्सर हम यूज़ करते हैं ना वर्ड लीटर। 1 लीटर पेट्रोल डाल दें यार हमारे मोटरसाइकिल की टैंकी में, है ना, तो 1 लीटर किसके इक्वल होगा, ये MCQ बोर्ड के पेपर में आएगा। तो फिर याद रख लें वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना, ये भी हम वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं यूनिट। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखिए मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो फिर 1 लीटर, इसका मतलब ये वॉल्यूम का ही बेसिकली यूनिट यूज़ किया जा रहा है। तो 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब के। सिंपल याद रखें 10⁻³ अब आ जाए 5 लीटर किसके इक्वल होगा, या 10 लीटर किसके इक्वल होगा, 3 लीटर किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो फिर ये किसके इक्वल होगा। देखें 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 आ जाएगा, और आगे 10⁻³ है, आगे यूनिट लगा दें मीटर क्यूब, तो इसके बराबर होगा। तो ये MCQ आ सकता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो इसको भी याद रखिएगा। लो जी, अब मुझे बताएं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इधर से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है यहाँ तक। और क्यूब का पता है, क्यूब क्योंकि हम मीटर क्यूब यूनिट यूज़ कर रहे हैं ना, 3 साइड्स होते हैं, लेंथ, हाइट, या कह लें बेस, हाइट, विड्थ, इस तरह से, ठीक है। तो 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मीटर क्यूब आ जाता है। तो वो क्यूब बेसिकली इस तरह से बनता है, ये देखें, ये उसकी डायग्राम है। बनाना चाहें या कहीं पे भी आप यूज़ कर रहे होंगे तो इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। ये देखें 2 बॉक्स बनाएं, इस तरह से इसको मिला दें, तो ये देखें आपका क्यूब बन गया। अब ये वाली साइड एक, इस तरह से ये दूसरी साइड, और ये तीसरी साइड, तो 1, 2 और ये 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूनिट मीटर क्यूब आ जाएगा। सही है ना। लो जी, अब आ जाए टेबल 7.1। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताया गया, ये आप ज़रूर मार्क कर लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ वो वैल्यूज़ लाजमी याद रखनी है। पूरा टेबल याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें डिफरेंट सब्सटेंस बताया गया, एयर, पेट्रोल, वाटर, कंक्रीट, एल्यूमिनियम, स्टील, लेड, गोल्ड और ओस्मियम। तो इनकी आगे डेंसिटी बताई गई है kg/मीटर क्यूब के अंदर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये लाजमी यहाँ से MCQ पक्का आएगा। इसी के साथ आप आइस की भी याद रख सकते हैं, वाटर की भी याद रख सकते हैं। वाटर की दी गई है 1000 है, सही है। आइस की ज़रा चेक कर लीजिएगा, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही एग्जैक्ट वैल्यू। तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, 1.3 किलोग्राम/मीटर क्यूब, ये पक्का लाजमी याद कीजिएगा। उसके बाद वाटर की लाजमी याद कीजिएगा 1000 kg/मीटर क्यूब। उसके बाद आप याद करेंगे ऑस्मियम की 22600 kg/मीटर क्यूब। ये 3 तो लाजमी याद करें, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, ये लाजमी याद करें। और जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वाटर जिस तरह से आ रहा था वो लाजमी याद करें। इस तरह से हनी और आइस की भी आपने डेंसिटी लाजमी देख ली, उसकी वैल्यू भी आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। बस ये 4 तो आप लाजमी 5 याद रखें, बाकी अगर पूरा टेबल याद कर सकते हैं तो वो फिर बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ऊपर एक चीज़ और मेंशन की गई है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये भी MCQ बन सकता है। कहता है पैकिंग फोम और पॉलीथीन हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी। यानी कि ये जो आप देखते हैं ना, कभी कभार कोई भी चीज़ आप पैकिंग फॉर्म में लेते हैं या किसी कहीं से ऑर्डर करते हैं, तो वो जब पैक होकर आपके घर पहुंचती है, कोई बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रीज़र हो गया, इसी तरह से कोई और चीज़ हो सकती है, लैपटॉप हो गया, तो वो उसके बाहर ना, बॉक्स के बाहर साइडों पर वो क्या करते हैं, एक फॉर्म रखते हैं। सही है, वो बहुत ही नरम होता है, बच्चे अक्सर उससे खेलते भी हैं, हल्का बहुत होता है। तो वो उस फॉर्म की बात कर रहे हैं, कहता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत लो होती है। अब 1 किलो आप कोई आयरन ले लें और 1 किलो जितना यही फॉर्म ले लें, दोनों को हाथ में रखें, आपको अलग पता जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ भारी है, वजनी है। तो इसका मतलब आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए वो आपको भारी लगेगा, और ये इसकी डेंसिटी बहुत लो है इसलिए हल्का लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था। इस तरह से नीचे भी एक सेकंड इन्फॉर्मेशन दी गई है, और नीचे क्विज दिया गया, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है हाउ विल यू मेजर द वॉल्यूम। आप वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे इफ़ द ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन द लिक्विड। अगर एक ऑब्जेक्ट लाइटर है देन द लिक्विड, तो कैसे मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट केन मेथड से। सही इसका आंसर है, वो मैं एंड पे भी आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन शर्त है कि वो लाइटर ऑब्जेक्ट पानी में डूबे ज़रूर,
ये साथ में शर्त भी लाजमी याद रखिएगा। देखिए ना, वो फिर से सुने, कहता है कि आप वॉल्यूम को किस तरह से मेजर करेंगे, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ लाइटर देन द लिक्विड। अगर लिक्विड से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लाइटर है तो फिर उसका वॉल्यूम आप कैसे मेजर करेंगे। तो आपको चैप्टर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड बताया था, तो उसी से आप इसको आराम से मालूम कर सकते हैं। तो वो तरीका यहाँ पे आ जाएगा, समझ लीजिएगा। वैसे आप चैप्टर 1 में भी आपको बता चुके हैं। अब इससे आगे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है जी डेंसिटी मेजरमेंट, कि हम डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, डेंसिटी को मेजर करने के लिए यहाँ पे देखें मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दी हैं शॉर्टकट, कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड वॉल्यूम। ये तो हमें पता है कि भी डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए, मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम आप उस सब्सटेंस का कैलकुलेट कर लें, इसका मतलब आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, द मास कैन बी इजीली मेजर्ड बाय अ फिजिकल बैलेंस। आप फिजिकल बैलेंस को यूज़ करके मास उस चीज़ का मालूम कर सकते हैं। तो मास आ गया, अब पीछे रह गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आपको किसी तरीके से मिल गया तो आप मास ओवर वॉल्यूम करेंगे, आपको डेंसिटी मिल जाएगी। तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए आपकी बुक ये मेंशन कर रही है यहाँ पे, ये सारी वर्डिंग मैंने यहाँ पे मेंशन की है बुक से, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इफ़ द सब्सटेंस इज सॉलिड एंड हैज़ अ रेगुलर शेप, अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है और उसकी एक प्रॉपर शेप है, रेगुलर शेप है, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं हम स्फीयर, ठीक है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। तो अगर आपके पास स्फीयर है तो देखें सॉलिड भी है और इसकी एक रेगुलर शेप है, तो इसका आप वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसका आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा, तो आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके इसका डायमीटर और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम आ गया, मास आपने फिजिकल बैलेंस को यूज़ करके निकाल लिया इस स्फीयर का, तो मास ओवर वॉल्यूम करेंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से वो कहता है इन दोनों चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह सिलेंडर हो सकता है तो उसका भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई इर्रेगुलर शेप का सब्सटेंस आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो फिर आप कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका भी आपको डिस्प्लेसमेंट केन मेथड बताया था कि अगर आपके पास कोई रेगुलर शेप का है उसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसका वॉल्यूम, कि एक बीकर लें, उसके ऊपर एक स्केल सेट की होती है, उसके अंदर पानी डाल दें, फिर जैसे ही वो सब्सटेंस उसके अंदर पुट करेंगे तो वो आप देख लेंगे कि पानी किस लेयर पे आ रहा है। वहाँ पे ऊपर स्केल सेट की होती है, उस नंबर के सामने बिल्कुल आई को आपने बिल्कुल बराबर का सेट करना होता है। जहाँ पे देखें कि वो लेवल उस स्केल के ऊपर सेट हो रहा है, उस स्केल के ऊपर जो नंबर होगा वो मेंशन होगा, उसको आप देख लेंगे तो वो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई इर्रेगुलर शेप इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आ गया है और वो उस बीकर के अंदर नहीं आ रहा, तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट केन मेथड, मतलब आपने एक बड़ा बीकर लेना है इस तरह का, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे वाटर है, फिर इस वाले सब्सटेंस को आप इसके अंदर क्या करोगे बेटे, पुट करोगे। अब जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ पे ना एक छोटा सा होल होता है जिसे ऑरिफिस कहते हैं, ठीक है। तो इस होल से जैसे ये सब्सटेंस इसके अंदर जाएगा तो पानी क्या आएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो जब पानी ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ से होगा सुराख, तो वो पानी सारा निकल के इस साथ रखे हुए बीकर में जाएगा। अब यहाँ पे इस बीकर के ऊपर स्केल सेट की होगी, ठीक है, उसके ऊपर नंबर भी मेंशन किए होंगे। तो वो जितना पानी यहाँ पे आता जाएगा सारा, जब ये सब्सटेंस इसके अंदर जाएगा ना, तो जितना पानी इधर से निकल कर यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद बाकी पानी पीछे से नहीं आ रहा होगा, तब आपने देखना है कि यहाँ पे वो पानी की स्केल जो है वो कहाँ पे सेट हो रही है, यानी कि पानी के जो ऊपर वाली सरफेस है वो किस नंबर के बराबर आ रही है। तो वो नंबर आप यहाँ से अपनी आंख की मदद से नोट कर लेंगे तो वो आपका वॉल्यूम होगा, तो वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया आपने। तो बहुत ही आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चैप्टर 1 में आपको ये डिटेल में बताया था, ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड यूज़ करके आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ना बुक यहाँ पे देखें ये एक्टिविटी करके दिखा रही है, ये वही है जो आप चैप्टर नंबर 1 में करके आ रहे हैं। तो इस तरह से आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी मिल गई। तो ये था डियर स्टूडेंट्स डेंसिटी का टॉपिक। देखें सारी चीज़ें ये भी समझा दी और पीछे जो सारी चीज़ें थी ये सारी आपको बता दी है, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन किया जा रहा है, कहता है बाय विच प्रॉपर्टी कैन यू आइडेंटिफाई अ सिल्वर स्पून एंड अ स्टेनलेस स्टील स्पून। कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इनको आइडेंटिफाई कर रही है, सिल्वर स्पून और स्टेनलेस स्टील स्पून को। तो वो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जब शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो फिर आप इसका प्रॉपर आंसर भी बना के देंगे। फिलहाल एमसीक्यू के तौर पे आप वो प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।